ग्रेजुएट पोस्टेड क्लासेस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के ट्रिप की बस भरपूर हले गोले के साथ मोटरवे पर दौड़ रही थी। चेक पोस्ट पर थोड़ी देर रुकने के बाद बस मरी के रूट की तरफ रवाना हो गई। स्टूडेंट्स ने भरपूर अंदाज से नारे लगाए, हो रे मरी का सफर शुरू हो चुका है। मैडम अरीबा और सर हसनान लड़के लड़कियों की उन शरारत भरी हरकतों पर मुस्कुराए जा रहे थे। मुझे उस वक्त बहुत अच्छा लगता है जब गाड़ी गोल चक्कर काटती हुई पहाड़ पर चढ़ती है और हम जमीन को पीछे छोड़ते हुए बुलंदियों को छूने लगते हैं। बस अरीबा ने सीट से पुष्ट टिकाते हुए लंबा सांस खींचा। वाकई मन तमाम तफक्कुरात से आजाद होकर खुशियों की फिजा में झूमने लगता है। सर हसनान ने भी अपनी राय दी। पीछे से एक स्टूडेंट ने सर हसनान की बात सुनकर कहा, थोड़ा सा इंतजार कर लें सर, हम हुआ में परवाज करने वाले हैं। सर हसनान ने मुस्कुराते हुए मस अरीबा की तरफ देखा। अरीबा बस की आखिरी सीट पर बैठे 4 स्टूडेंट्स की तरफ देख रही थी। बस सर हसनान ने महसूस किया कि मस अरीबा एकदम संजीदा हो गई हैं। क्या बात है, आप वहाँ पीछे क्या देख रही हैं? जो मैं महसूस कर रही हूँ क्या वो तुम महसूस नहीं कर रहे? मैं उन 4 स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो आखिरी सीट पर बैठे हैं। हाँ, देख रहा हूँ कि दूसरे स्टूडेंट्स के शोर शराबे में वो चारों मुसलसल खामोश है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं। अमीर ज़ादों की ये बिगड़ी हुई औलाद ऐसी ही है। ये चारों बहुत मोटी हैं, उनकी अपनी ही दुनिया है। तुम उनके बारे में क्यों सोच रही हो? क्या तुम इन्हें जानती नहीं? इन्हें जानती हूँ, इसलिए तो परेशान हूँ। किसी एक इंसान की खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा होती है। तुम्हारा वासिता तो उनके साथ रहता है, तुम उनके बारे में कितना जानते हो? छोड़ो, इस कदरपूर मजा सफर को मैं बोर नहीं करना चाहता। अभी चढ़ाइयों का सफर शुरू नहीं हुआ, अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें बहुत शौक है तो बताता हूँ। हुरिया, वशा, खयाम और फहद चारों क्लास के नालायक तरीन स्टूडेंट्स हैं। ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे तो इस बात पर हैरत होती है कि ये चारों यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुँच गए। उनकी तालीमी हालत देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। मैंने उन चारों में कुछ अजीब सी बातें महसूस की हैं, इसलिए मैं तुमसे उनके बारे में पूछ रही हूँ। तुम बताओ कि तुमने क्या महसूस किया है, फिर मैं तुम्हें मजीद कुछ बताऊंगा। अरीबा ने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर डाली और फिर आहिस्तगी कहने लगी, ये चारों हमेशा ही साथ रहते हैं, इन्हें एक दूसरे की पल पल की खबर होती है। गुज़श्ता कुछ दिनों से ये चारों क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे। ये नहीं होता कि आज हुरिया क्लास में नहीं है और कल वशा नहीं है, ये चारों ही क्लास से गायब होते हैं। मैंने एक स्टूडेंट को इन चारों का ताक़ुब करने को कहा। इस स्टूडेंट ने बताया कि वो चारों बार बार यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में जाते हैं और कभी कभी यूनिवर्सिटी के ऐसे हिस्से में जाते हैं जहाँ इन्हें तन्हाई मैसर आए। हसनान की तमाम तर तवज्जो अरीबा की तरफ मरकूज हो गई। म्यूजियम में वो चारों क्या कर रहे थे? तुमने इस स्टूडेंट से पूछा। इस स्टूडेंट का कहना था कि उन चारों ने म्यूजियम से कुछ चुराया है, कुछ छोटे छोटे स्टफ्ड, मगर जब मैंने उन चारों की तलाशी ली तो मुझे उनसे कुछ नहीं मिला और म्यूजियम की अशिया में कुछ कमी नहीं लगी। हसनान ने अरीबा की सीट पर हाथ रखा। मगर मुझे कुछ मिला था। मैंने भी उनकी मशकूक हरकत का नोटिस लेते हुए हुरिया को किसी काम से भेज के इसके बैग की तलाशी ली थी। मुझे इसके बैग से काले जादू की किताब मिली। मैंने वो किताब इसके बैग में वापस रख दी। उसी तरह से मैंने खयाम के बैग की तलाशी ली। इसके बैग से मुझे हीरोइन भरे सिगरेट मिले। मैंने प्रिंसिपल साहब को वो सिगरेट दिखाए तो इन्होंने इस पर कुछ एक्शन ना लिया, बस खयाम को बल्ला कर डांट दिया। ये भी हो सकता है ये चारों ही ड्रग्स लेते हों। वो दोनों जो उन 4 स्टूडेंट्स की बात करते जा रहे थे वो तफरी भरे माहौल से कटते जा रहे थे। एक स्टूडेंट बंदर की तरह छलांग लगाकर उन दोनों के दरमियान आ गया। सर, आप क्यों इस कदर संजीदा बैठे हैं? आपने जो कहा था किया वो भूल गए हैं? आपने कहा था कि ट्रिप पर जाएंगे तो मैं तुम्हारा उस्ताद नहीं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। हसनान ने मुस्कुराते हुए अरीबा की तरफ देखा। और मिस अरीबा, ये भी तुम्हारी टीचर नहीं है? अरीबा ने घूर कर हसनान की तरफ देखा। जी नहीं, मैंने उनसे कोई ऐसी बात नहीं कही थी। 3 स्टूडेंट मजीद खड़े हो गए। हम कुछ नहीं जानते, आप दोनों हमारे साथ गेम खेलें। एक स्टूडेंट का गाना जिस हर्फ पे खत्म होगा दूसरे को गाना शुरू करना होगा उसी हर्फ से। अरीबा ने मुंह बनाया। हसनान, कोई बात नहीं अरीबा, उनका साथ देते हैं। फिर हसनान खयाम से मुखातिब हुआ, तुम चारों भी खेलो। खयाम की जगह जवाब वशा ने दिया, हमारा मूड नहीं है। अरीबा ने सर को खफीफ सा झुकाया। ये लड़की वशा मुझे तो एक आंख नहीं भाती। नाक में नथनी और जीन्स के साथ शॉर्ट शर्ट, मुहज्जब घरों की लड़कियों के ये तौर तरीके नहीं होते। बागी लोग हर इस रिवायत से बगावत करते हैं जो उन पर जबरदस्ती मुसल्लित की जाए, चाहे वो उनके फायदे के लिए भी हो। तुम इन्हें छोड़ो, गेम खेलते हैं, हसनान ने कहा।
जब गानों का खेल शुरू हुआ तो हंसी और मजाक में 20 किलोमीटर का सफर तय हो गया, पता भी ना चला। हसनान ने शीशे से बाहर झांक के जोरदार नारा लगाया, बस अब खेल खत्म, पहाड़ी सिलसिला शुरू हो चुका है, लेट्स एंजॉय इट, मुझे ये सब बहुत पसंद है। अरीबा ने मुस्कुराते हुए लंबा सांस खींचा। दिल चाहता है कि कुदरत के बनाए उन दिलफरेब मनाजिर को आंखों में जज्ब कर लूं। देवहैकल पहाड़ों पर लगे चीड़ के दरख्त जैसे आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे। कुछ फासले के बाद बस एक नाहमवार तंग सड़क पर गोलाई में चक्कर काटती हुई पहाड़ी पर चढ़ने लगी। सांप की तरह लहरें बनाती हुई सड़क को पीछे छोड़कर हम आसमान को छू रहे हैं। तकरीबन सभी कुदरत के उन शाहकारों की पुरस्कार खूबसूरती में महू थे। पूर्ण मजा होने के साथ साथ ये सफर इंतहाई पूर्ण खतर भी था। कुछ सफर के बाद अब बस बुलंद तरीन चढ़ाइयों की तरफ रवां दवा थी। विंडो स्क्रीन से खाइयों की तरफ देखते तो सर चकरा जाता। प्रोफेसर हसनान ने स्टूडेंट से कहा, यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का खतरा होता है और ये रास्ता भी दुश्वार गुजार है, खास तौर पर एक भरी हुई बस के लिए, इसलिए तुम सब दरूद शरीफ का वर्द करते रहो। बुलंद तरीन चढ़ाइयों के बाद मरी से पहले आने वाले छोटे छोटे कस्बों का सिलसिला शुरू हो गया। पहाड़ों पर लोगों के बेतरतीब घरों की आबादी हैरान किन थी। कहीं घर पहाड़ों की चोटियों पर दिखाई देते और कहीं खाइयों में पहाड़ों के किनारों पर आवेजा दिखाई देते। जिस इलाके से उनकी बस गुजर रही थी वो बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला था। खयाम और फवाद ने अपने अपने बैग संभाले और बस के दरवाजे के करीब बस का राड पकड़ के खड़े हो गए। तुम लोग अपनी सीट पर बैठ जाओ, ये सफर इस तरह खड़े होकर करने वाला नहीं है, हसनान ने उन दोनों से कहा। खयाम ने धीरे से पूछा, ये पड़ोक्सल का इलाका है? हाँ, हसनान ने सरसरी सा जवाब दिया। खयाम के करीब बैठे हुए लड़के ने मज़ाक़ आमेज अंदाज में कहा, क्यों, तुमने यहाँ से छलियाँ लेनी है? सारे स्टूडेंट्स हंस पड़े। वशा और हुरिया भी खयाम और फवाद के साथ खड़ी हो गई। इस बार इन्हें मिस अरीबा ने डांटा, तुम लोगों को बात समझ नहीं आती, जाओ जाके अपनी अपनी सीट्स पर बैठो। फवाद के चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट बिखर गई, जिसके साथ ही उसने चलती हुई बस का दरवाजा खोल दिया। फिर इन चारों ने एक दूसरे का हाथ थामे गहरी खाई में इस तरह छलांग लगा दी जैसे इन्होंने पैराशूट बांध रखे हों और इन्हें गिरने का खतरा ना हो। रोको, गाड़ी रोको, प्रोफेसर हसनान ने चलाकर ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और बस किनारे पर जोरदार झटके से जा रुकी। प्रोफेसर साहब, इस सड़क पर बस रोकना इंतहाई खतरनाक हो सकता है, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। मगर हमारा इस जगह उतरना जरूरी है। तुम ऐसा करो कि मुझे और अरीबा को और 3 लड़कों को इधर छोड़ दो। बाकी तालिब इल्म गाड़ी में ही बैठे रहीं। 2 किलोमीटर के फासले पर होटल है, वहाँ स्टूडेंट्स को छोड़कर वापस आना। जैसा प्रोफेसर हसनान ने कहा, ड्राइवर ने वैसा ही किया। प्रोफेसर हसनान अरीबा के साथ आरिफीन, हैदर और बिलाल वहीं उतर गए। इस अचानक परेशानी ने प्रोफेसर और अरीबा के होश उड़ा दिए। ट्रिप के साथ जाने की सारी खुशी हुआ हो गई। वो पांचों सड़क के साथ पहाड़ी सिलसिले में बिखर गए। वो चारों इंसान थे या आसीब, इस खाई में किस तरह खो गए। यहाँ तो इस कदर गहराई और खौफनाक पहाड़ है कि कोई जिंदा ही नहीं बच सकता। हसनान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। आरिफीन, हैदर और बिलाल भी थक हार के वापस आ गए। सर, इन चारों का कुछ पता नहीं चला, हमें तो लगता है इन चारों ने खुदकुशी की है। आरिफीन ने अपनी फूली हुई सांस के साथ अपनी राय दी। अरीबा तजब्जुब की कैफियत में बोली, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, वो यहाँ क्या खुदकुशी करने आए थे? हसनान, जो फ्रस्ट्रेशन में इधर उधर टहल रहा था, चिढ़कर बोला, अगर खुदकुशी करनी भी थी तो हमारे साथ आने की क्या जरूरत थी? कहीं पर भी अपना शौक पूरा कर लेते। अब हम यूनिवर्सिटी वालों को और इन चारों के पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? हसनान, बातें करके वक्त बर्बाद ना करो, हमें पुलिस और रेस्क्यू की मदद लेनी होगी। हसनान ने अरीबा की बात सुनते ही पुलिस और रेस्क्यू के नंबर मिलाए और उनसे मदद मांगी। अरीबा ने उन चारों स्टूडेंट्स के वालिदैन को फोन करके सारी सूरत हाल बताई और यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को भी सारी सूरत हाल से आगाह किया। ये खबर मिलते ही इन चारों के वालिदैन ने कहराम बर्पा कर दिया। प्रोफेसर हसनान अरीबा से झगड़ पड़ा, अभी ये खबर बताने की क्या जरूरत थी? फोन कॉल्स की वजह से हम अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। इन्हें हालात से ये खबर सुनने के बाद इन लोगों का रद्दअमल कुछ भी हो मगर आगाह करना जरूरी था। तुम पुलिस और रेस्क्यू से राब्ता करो। अरीबा निढाल होकर बड़े से पत्थर पर बैठ गई। हसनान भी उसके करीब बैठ गया। ये वाकया ऐसी जगह पर हुआ है कि जब तक रेस्क्यू या पुलिस यहाँ तक पहुँचे बहुत देर हो चुकी होगी। कितनी ही देर क्यों ना लग जाए, वो चारों मिले या ना मिले, लेकिन हमें उनकी तलाश में कोई कमी नहीं छोड़नी होगी। अरीबा की बात सुनते ही हसनान ने रेस्क्यू से राब्ता किया। इसके बाद वो अरीबा से गोया हुआ, मैंने फोन कर दिया है, थोड़ी देर तक रेस्क्यू की टीम रवाना हो जाएगी। हम सब मिलकर इन चारों को ढूंढेंगे। हमें दूसरे स्टूडेंट्स का भी ख्याल रखना होगा। मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा।
मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगी, समझा करो दूसरे स्टूडेंट्स के पास भी किसी को होना चाहिए। हसनान ने ड्राइवर को फोन किया। तकरीबन आधे घंटे के बाद ड्राइवर वहां पहुंच गया। हसनान के कहने पर वो कुछ खाने पीने की अशिया भी ले आया था। अरीबा इसके हमराह चली गई। गहरी खाई के गंभीर पहाड़ों में से एक पहाड़ की तारीक गार से सरगोशियों की आवाजें आ रही थीं। सामने से इस गार का मुंह छोटा था मगर अंदर से वो वसी और गहरी थी। टार्चा की धीमी रोशनी में हुरिया, फवाद, खयाम और वशा पत्थर से पुष्ट लगाए गार के अंदर एक कोने में बैठे हुए थे। वशा के बाजुओं पर शदीद चोट आई थी। खयाम उसके जख्म पर मरहम लगा रहा था। वशा के हलक से सी की आवाजें निकल रही थी। उसने खयाम की तरफ देखा। मुझे तो तुम्हारा और फवाद का प्लान बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। हम यहाँ से किस तरह निकलेंगे? एक तो रास्ता दुश्वार और दूसरी तरफ प्रोफेसर हसनान, जिस घर की तुम बात कर रहे हो वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे? खयाम ने धीरे से वशा के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। ये तुम्हारा मसला नहीं, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं और फवाद सब संभाल लेंगे। हम दोनों ने सब कुछ प्लान कर रखा है, बस तुम और हुरिया इस बात का ख्याल रखो कि प्रोफेसर हसनान हम तक ना पहुंचे। फवाद और हुरिया ने अपने बैकपैक के बेल्ट टाइट किए और खयाम के करीब आए। खयाम, जल्दी ड्रेसिंग करो, हमें यहाँ निकलना है, फवाद ने कहा। बैककोट। खयाम ने फवाद की तरफ देखा। प्रोफेसर हसनान और इसके साथ बहुत से लोग हमें ढूंढ रहे हैं। अभी बाहर निकलना ठीक नहीं होगा, लेकिन हमारा इस तरह किसी एक जगह रुकना भी ठीक नहीं है। जो हमारी मंजिल है वहां तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस जगह पहुंचने के बाद कोई हमें ढूंढ नहीं सकता। खयाम ने अपना बैकपैक उठाया और फवाद के सामने खड़ा हो गया। तुम जल्दबाजी से काम ले रहे हो। इस गार में हम महफूज हैं। ये गार बाहर से इस कदर तंग है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ कोई छुप भी सकता है। ये जगह बहुत खतरनाक है। प्रोफेसर हसनान और इसके आदमी ज्यादा देर तक हमें नहीं ढूंढेंगे। यकीनन मगरिब से पहले चले जाएंगे और फिर हम रात के अंधेरे में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम जानते हो तमाम रास्ते किस कदर दुश्वार गुजार हैं और अंधेरे में। वो हुरिया ने फवाद की बात काट दी। आई थिंक खयाम ठीक कह रहा है। रात के अंधेरे में हमें कितनी ही दुश्वारी क्यों ना हो, हमें दिन की रोशनी में बाहर जाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। यहाँ ठहरना भी तो रिस्क है, फवाद ने कहा। देखा जाएगा। हुरिया ने अपना बैग फेंक दिया। फवाद भी अपना बैग फेंक कर उनके पास बैठ गया। इधर प्रोफेसर हसनान रेस्क्यू की टीम की मदद से उन चारों को तलाश कर रहा था। गार की गंभीर तारीकी में वो अपने सारे काम टार्चा की मामूली सी रोशनी में कर रहे थे। हुरिया ने अपने बैग से बर्गर्स निकाले और अपने दोस्तों को दिए। खयाम ने बर्गर का एक लुकमा लिया और फवाद से गोया हुआ। जिस रेस्ट हाउस की तुम बात कर रहे हो, तुमने मुझे इसके बारे में तफसील से नहीं बताया, बस यही बताया है कि वो सालों से बंद पड़ा है, वहाँ कोई नहीं जाता और वो लोगों की नजरों से छुपा हुआ भी है। फवाद ने मुस्कुराते हुए केचप बर्गर पर डाला। इस रेस्ट हाउस की कहानी बहुत दिलचस्प है। 2 साल पहले मेरी एक लड़के से दोस्ती हुई थी। उसने मुझे इस रेस्ट हाउस के बारे में बताया था। वो इसके दादा का था। लैंडस्लाइडिंग हुई तो उस रेस्ट हाउस के साथ 3 रेस्ट हाउस नेस्तु नाबूद हो गए। इस रेस्ट हाउस के ऊपर लैंड स्लाइडिंग से 2 अतराफ से पहाड़ इस तरह सरक गए हैं कि वो रेस्ट हाउस न सिर्फ छप गया है बल्कि रहाइश के काबिल भी नहीं है। मगर हमें जो अमल करना है उसके लिए वो जगह ठीक है। हमारी वहाँ मौजूदगी के बारे में कोई भी शक नहीं हो सकता। वशा ने दिलचस्पी से पूछा। किसी ने तो कोशिश की होगी इस रेस्ट हाउस की नई कंस्ट्रक्शन की? हाँ, मेरे दोस्त के चचा ने कोशिश की थी, मगर उनकी इस रेस्ट हाउस से लाश मिली। इसके बाद किसी ने इस रेस्ट हाउस की कंस्ट्रक्शन ही ना की। और वो तुम्हारा दोस्त? वशा ने पूछा। इसकी पिछले महीने डेथ हो गई है। मगर कैसे? वशा चौंक गई। मैंने मालूम नहीं किया, वो मेरा इतना करीबी दोस्त नहीं था, बस इसका वक्त पूरा हो चुका होगा। हुरिया ने सरासीमा निगाहों से फवाद की तरफ देखा। कहीं इस रेस्ट हाउस में आसिफ का साया तो नहीं? अगर आसिफ का साया नहीं है तो वहाँ हम जा रहे हैं ना, आसिफ का साया हो जाएगा। खयाम ऊंची ऊंची आवाज में हंसने लगा। फवाद ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। आवाज बंद करो अपनी, हम सबको मरवाने का इरादा है। वशा ने तंजिया निगाह से फवाद की तरफ देखा। तुम अलग बोल रहे हो, हम तो जिंदगी से भाग रहे हैं और मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। फवाद चिढ़ गया। हम तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती नहीं लाए, तुम खुद आई हो। अभी भी वक्त है, अगर हमारे साथ नहीं जाना चाहती तो प्रोफेसर हसनान के साथ चली जाओ। नहीं, मुझे उस दुनिया में वापस नहीं लूटना जिसने मुझे सिवाय गमों के और कुछ नहीं दिया। मुझे अपने एक एक दिन का हिसाब लेना है इस दुनिया से। वशा संजीदा हो गई। प्रोफेसर हसनान ने रेस्क्यू की टीम के साथ उन चारों को ढूंढने की बहुत कोशिश की। उन चारों के घर वाले भी पहुंच गए थे। वो भी अपने तौर पर इन चारों को ढूंढते रहे मगर वो सब नाकाम रहे। बिलाखिर अंधेरा होने पर उन सबको वापस लूटना पड़ा। इन चारों के घर वाले भी प्रोफेसर हसनान के साथ होटल लौट गए।